इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द कंप्लीट स्टोरी ऑफ माई जेई प्रिपरेशन। अभी तक मैंने थोड़ी बहुत बात की हुई है, कुछ कहानियां बताई हुई हैं आपको कि मैं जेई का एग्जाम दिया था, उस दिन क्या हुआ था, आईआईटी में जब मैं गया तब क्या हुआ, या मेरे जेई रिजल्ट के दिन क्या हुआ। लेकिन मैंने कभी आपको कंप्लीट स्टोरी एकदम स्टार्टिंग से एंड तक नहीं बताई है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो देन यू कैन फॉलो एंड मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक and you should also check out Acadboost app where you can prepare for JEE with me. Okay, तो वहाँ पे आपको मैं और मेरी टीम JEE के लिए पूरी तरह से जितनी भी चीज़ आपको चाहिए सारी प्रोवाइड कराते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर्स, डीबीपीज, टेस्ट सीरीज, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए सारी। अभी आप मुझसे जैसे गाइडेंस ले रहे हो, वहाँ पे आप मुझसे पढ़ भी रहे होगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वी इवन हैव कोर्सेज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, नीट एस्पिरेंट्स, सभी चीज़ों के लिए हमारे पास कोर्सेज रहते हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जेई प्रिपरेशन, एंड अ लॉट ऑफ पीपल से थिंग्स लाइक कि मैंने क्लास 6, 7, 8, 9 पता नहीं कब से आईआईटी जेई एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी, 6 साल तक कोटा में रहे, इस तरह की पता नहीं क्या क्या बातें फैला रखी हैं। सच बात यह है कि जेई प्रिपरेशन मतलब जेई के स्पेसिफिक प्रिपरेशन मैंने क्लास 12th में शुरू की थी। उससे पहले आई वाज स्टडिंग बट आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेई, आई वाज स्टडिंग फॉर माई ओन थिंग्स फॉर सम अदर एग्जाम्स विच आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। तो जाते हैं हम थोड़ा पास्ट में, क्लास 7th में। तो जब मैं क्लास 7th में था तब तक मैं एक नॉर्मल स्कूल का बच्चा था, मतलब स्कूल के अंदर बस मेरी फर्स्ट रैंक आ जाती थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसके अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं था। एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट अ लॉट ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो वुड प्रोबेबली हैव अ बेटर क्लास 7th रिकॉर्ड देन मी। ओके, उसके बाद से थोड़ा डिफरेंस आना शुरू हुआ। तो मैं जब क्लास 7th में था मैंने कैजुअली ही थोड़ा बहुत आगे का पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 8th 9th वगैरह का। ठीक है, तो 7th और 8th वाज लाइक कि मैं ऐसे ही मज़े मज़े में थोड़ा बहुत पढ़ता गया आगे का, क्योंकि मेरा स्कूल का मुझसे हो रहा था। और मैंने एनसीईआरटी लेवल पर क्लास 9th और 10th का फिनिश कर दिया था बाय क्लास 8th। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इतना किया था कि यार ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सब सिंपल जो चीज़ें होती हैं ना वो मुझे पता थी 8th क्लास तक। ठीक है, अब इसके बाद मैं आया क्लास 9th में। अब क्लास 9th के अंदर से मेरा मेन जो अपलिफ्टिंग होता है वो शुरू हुआ। तो क्लास 9th में एक एग्जाम होता है IJSO, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। दिस एग्जाम इज अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम एंड इट हैज़ द सिलेबस ऑफ क्लास 11, 12th एज वेल इन इट। तो एक क्लास 9th के बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्लास 11, 12th का एटलीस्ट बेसिक लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जाने। ओके, तो उस एग्जाम की तैयारी मैंने शुरू की। यहाँ पे मैं कोचिंग वगैरह में जाता था, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मैं नहीं कहूँगा कोचिंग में था। कोचिंग का ज़्यादा रोल आई थिंक 11, 12th में ज़्यादा था। 9, 10th वगैरह में मैं इतना ज़्यादा जाता भी नहीं था कोचिंग में, और आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस समय थी कोचिंग की। राइट, ज़्यादातर प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी से ही किया करता था। उस समय मैंने कुछ बुक्स उठाई और उनको मैं पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने HC वर्मा पिकअप की, मैंने क्लास 11th की NCERT पिकअप की फॉर केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मैंने क्लास 11, 12th की NCERT पिकअप की, और मैथ्स में क्लास 11th की NCERT पिकअप की। ये सारी बुक्स में पढ़ने लग गया था क्लास 9th में। वाई? बिकॉज मेरा क्लास 10th तक के बेसिक्स क्लियर हो गए थे 8th में ही, और इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही इतनी है कि इसमें 11, 12th का आता है। तो इसलिए मैं इन एग्जाम्स के लिए ये बुक्स पढ़ने लग गया, थोड़ी बहुत मैंने मेहनत करी। और 8th तक आप कह सकते हो कि यार मैं जस्ट एक मतलब उदयपुर के अंदर एक ठीक है टॉपर टाइप्स बच्चा था। आई डिड नॉट हैव एनी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, मतलब मैंने उस समय कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 वगैरह भी आएगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। राइट, लेकिन क्लास 9th के अंदर मैंने जो मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मैंने उस समय पढ़ाई की थी उस एग्ज़ाम के लिए, IJSO एग्ज़ाम के लिए। 12, 13, 14 घंटे में पढ़ा करता था कई बार तो दिन में। 9th क्लास के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। राइट, तब जाके मैंने वो बुक्स वगैरह क्लियर की और वो एग्ज़ाम मैंने दिया। उस एग्ज़ाम से पहले मेरी कोई स्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन उस एग्ज़ाम में मैंने फर्स्ट स्टेज क्लियर किया जिसके अंदर इंडिया से 300 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। फिर मैंने सेकंड स्टेज भी क्लियर किया जिसमें उन 300 में से 35 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, और इसी के थ्रू मैं एक ओलंपियाड कैंप कंडक्ट होता है मुंबई में, उसके लिए मैं सेलेक्ट हुआ। वहाँ पे मुझे बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट और प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिला, जिनमें HC वर्मा सर भी आते हैं। इन सभी पे मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, ऊपर मैं लिंक कर दूंगा, कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ आगे। वहाँ पे 6 बच्चों की टीम होती है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनली, जैसे अपने ओलंपिक्स होते हैं ना वैसे ही इनके ओलंपियाड्स होते हैं, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है टीम। मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरी आई थिंक 10 या 15 पोजीशन ऐसी कुछ थी कैंप में। ठीक है, 35 में से। तो आप समझ रहे हो कि मतलब मैं 8th तक एक ऐसा बच्चा था यार जो अपने स्कूल लेवल पे ठीक है चीज़ें करता था, या ज़्यादा से ज़्यादा सिटी लेवल पे। अब मैं 1 साल की मेहनत आफ्टर स्टडिंग दीज बुक्स, आफ्टर स्टडिंग मतलब लेवल एकदम से बढ़ गया ना। तो अब मैं अब मैं इंडिया के अंदर टॉप 10-15 स्टूडेंट्स में आता था क्लास 9th के एंड तक। अभी तक मैंने HC वर्मा लगभग 70% कर ली थी। क्लास 11th की NCERT मैंने ऑलमोस्ट पूरी पढ़ ली थी केमिस्ट्री की, है ना। बायोलॉजी में मुझे 11, 12th की बायो NCERT लगभग 60, 70, 80% कह सकते हो याद थी।
और मैथ्स के अंदर मुझे जो बेसिक 11th क्लास की चीज़ें होती है वो सारी आती थी कि भाई कोऑर्डिनेट में पैराबोला वगैरह पता है, ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें पता है, सीक्वेंस सीरीज आता है, थोड़ा बहुत लिमिट्स डेरिवेटिव्स पता है, इस तरह की चीज़ें, है ना। अब मैं क्लास 10th में आया और क्लास 10th में मैंने दो पर्टिकुलर एग्जाम्स को फोकस किया। क्लास 10th में मैंने दो पर्टिकुलर एग्जाम्स कौन से पिक किए, एक आरएमओ और एक एनएसीपी। RMO is the first stage of International Mathematical Olympiad and NACP is the first stage of International Physics Olympiad। ये दोनों एग्जाम्स हालांकि क्लास 10th के बच्चे के लिए नहीं होते हैं। NACP is supposed to be given by class 12th स्टूडेंट्स, तो उसमें 12th क्लास के बच्चों के लिए एक ही पेपर आता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि 10th का अलग 11th, नहीं, बस एक पेपर होता है विच इज सपोज टू बी गिवन बाय क्लास 12th स्टूडेंट। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, हम तो 10th में ही करेंगे और मैं उसकी तैयारी करने लग गया। सेम फॉर RMO एग्जाम। तो इन दोनों की तैयारी मैंने करी। क्लास 10th में आई थिंक मैंने HC वर्मा पूरी कर ली थी, मतलब 95% तुम कह सकते हो। कुछ चीज़ें जो है ना रिलेटिविटी वगैरह वो मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन बाकी 95% HC वर्मा क्लियर। मतलब मेरा जेई सिलेबस का फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं दे वर क्लियर टिल क्लास 10th ओनली, ठीक है। अब उसके बाद बात करें हम मैथमेटिक्स की, तो RMO मैथमेटिक्स इज नॉट एज मच लाइक जेई, मतलब वो थोड़ी डिफरेंट जाती है, ओके। उसमें ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं, नॉट योर जेई टाइप्स का मैथ्स, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि मैथमेटिक्स की इतनी तैयारी थी मेरी जेई लेवल पे। कह सकते हो कि 11th क्लास का आता था मुझे ठीक ठाक, ठीक है, लेकिन जेई लेवल पे डेफिनेटली नॉट। केमिस्ट्री में भी वही, मतलब थोड़ा बहुत एक पी बहादुर के मैं न्यूमेरिकल्स कर लेता था एनसीईआरटी के अलावा कभी कभी। तो अभी क्लास 10th ओवर हो चुकी है और मैंने फिजिक्स एक तरह से पूरी कंप्लीट कर ली है जेई की, मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत, ठीक है। बायो भी पढ़ी थी लेकिन वो कोई यूज़ की नहीं रही। लेकिन उस नॉलेज को यूज़ करने के लिए मैंने नीट के लिए चैनल खोल रखा है, तो कोई नीट एस्पिरेंट देख रहा हो तो नीट के हमारे कोर्सेज और चैनल भी चलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इवन IJSO, NTSC इन सब के कोर्सेज हमारे चलते हैं, तो वो तुम देख सकते हो, चैनल भी चलते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चले ज़रूर जाना अगर ये वीडियो देख रहे हो तो, है ना। तो अभी क्लास 10th मेरी हो चुकी है, अब मैं आया हूँ क्लास 11th में, ठीक है। लेकिन अब क्लास 10th तक मेरा ऐसा रहा था कि मैं ये दोनों जो एग्जाम्स थे ना, RMO और NACP, दोनों ही क्लियर नहीं कर पाया था, थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गया था। हालांकि मैं इंडिया के नेशनल 1% टॉप स्कोरर में आया था फिजिक्स ओलंपियाड में, तो मतलब मैं क्लास 10th का एक बच्चा था जो 12th क्लास के बच्चों के कॉम्पिटिशन में नंबर 1% के अंदर आ चुका था। तो आई थिंक इट वॉज अ बिग अचीवमेंट, और NTC में भी मेरी रैंक 1 थी। तो अगर आप अभी तक नोट करोगे, मैंने जेई प्रिपरेशन पे बिल्कुल भी यूज भी नहीं किया शब्द, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेई, आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग ऑफ IIT। मैंने तो यहाँ पे ये तक नहीं सोचा था कि मैं मैथ्स लूंगा, बायो लूंगा। आई वॉज जस्ट स्टडिंग फॉर माई ओन सेक। और तुमने नोट किया होगा कि मैंने बायो भी काफ़ी सारी पढ़ ली थी 11th 12th की, ठीक है। तो अब मेरे पास ऐसा था कि यार चॉइस थी कि क्या सब्जेक्ट लेना है, कौन सी कोचिंग जानी है, 11th 12th में क्या करना है। तो अभी तक मेरी NTSC वगैरह में रैंक 1 भी थी जैसे, तो काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि यार इस बच्चे को हमें एक्वायर करना है। तो कई सारे स्टूडेंट कोचिंग वाले मुझे कॉल करते थे उस समय 10th क्लास के एंड में। आप जानते भी हो 2-3 किन की बात कर रहा हूँ मैं। वो यूँ बोलते थे कि अरे हम तुम्हें ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी देंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, हॉस्टल भी फ्री, बढ़िया जगह ठहरवाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तुम हमारे यहाँ आ जाओ। लेकिन यार मैं कोटा जाना पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि उदयपुर में मेरा सिस्टम चल रहा था एंड आई रियली लाइक द फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस उदयपुर, एंड उसमें मैं पढ़ता था। हालांकि मैं इतना ज़्यादा 9th 10th 8th में नहीं जाता था कोचिंग, बट फिर भी मुझे वो जगह अच्छी लगती थी। मतलब तुम कह सकते हो 25 to 30% डेज में गया हूँगा, मतलब 8 + 9 + 10th में, और उस समय मुझे काफ़ी अच्छा लगता था वो इन्वायरमेंट। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उदयपुर में ही रहूँगा, एंड मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया फ्रॉम सेंट ग्रिगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल टू MDS पब्लिक स्कूल, ओके। तो क्लास 11 मैंने स्कूल चेंज किया और हम आगे रेजोनेंस कोचिंग के अंदर, मतलब पहले भी रेजोनेंस में था लेकिन अब एकदम सीरियस IIT JEE मोड में। तो अब मेरी प्रिपरेशन ऑफिशियली शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी मैंने क्लास 11th में ये एम नहीं रखा कि मुझे IIT JEE क्लियर करना है, ठीक है। मेरा एम क्लास 11th में ये था यार कि मैं पिछले साल फिजिक्स ओलंपियाड क्लियर नहीं कर पाया मेहनत के बावजूद, सो नाउ आई विल यूज अ न्यू स्ट्रेटजी एंड नाउ आई विल प्रिपेयर फॉर फिजिक्स ओलंपियाड, ठीक है। जेई की अभी तक मुझे कोई परवाह नहीं थी। सो अब क्या मैंने स्ट्रेटजी बनाई मैं बताता हूँ। तो हमारे स्कूल में, मतलब हमारे कोचिंग, मतलब स्कूल में तो देखो ज़्यादा कुछ क्लासेस होती नहीं थी हमारी, मतलब स्कूल 11th 12th में काफ़ी रिलैक्स्ड रहता है, एटलीस्ट हमारे स्कूल में था। मतलब ज़्यादा क्लासेस होती नहीं थी, 2-3-4 घंटे की होती थी, और कोचिंग भी 3 घंटे का आई थिंक हमारा होता था। तो इतना ज़्यादा टाइम मेरा जाता नहीं था। मतलब कई बच्चों का ऐसा होता है ना कि 8-8 घंटे स्कूल चल रहा है, एकदम प्रॉपर वाला स्कूल। तो इस वजह से उनका स्कूल और कोचिंग में डिसाइड करना पड़ता है कि वेयर डू वी वांट टू गो, या कुछ लोग डमी स्कूल करते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। तो वैसा सीन नहीं था मेरे केस में, काफ़ी टाइम मिल जाता था स्कूल और कोचिंग के बावजूद भी। तो अब मैंने ऐसा डिसाइड किया कि हफ्ते में 3 दिन तो मैं जेई प्रिपरेशन करता था, ठीक है। और 3 दिन कौन से, देखो तो हमारे टाइम टेबल में हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होती थी कोचिंग में,
और 2 दिन छुट्टी रहती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि जब जब छुट्टी है और उससे पहले वाला दिन, यानी कि सैटरडे संडे और लेट्स से वेडनेसडे को छुट्टी, तो ट्यूसडे वेडनेसडे ये चारों दिन जाएंगे फिजिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए, और बाकी सारे डेज जाएंगे जेई प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो 3 दिन होते थे हफ्ते के, इन दोज 3 days आई यूज टू सॉल्व ऑल माई रेजोनेंस होमवर्क, आई यूज टू सॉल्व ऑल माई डीपीपीज, आई यूज टू सॉल्व एवरीथिंग। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स भी ला रखी थी। एक डीसी पांडे की बुक थी, वो मैं सॉल्व करता था फिजिक्स में। वैसे वो बुक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, उसमें मैंने ऐसी प्रैक्टिस के लिए ली थी। तो ये 2-3-4 मैं चीज़ें किया करता था उन 3 दिनों के अंदर ही। ठीक है, और बाकी के 4 दिन में क्रेस्निक हॉलिडे क्रेन नाम करके बुक आती थी, इरोडो आती थी। इरोडो मैंने थोड़ी बहुत 10th में भी कर दी थी स्टार्ट करनी, तो ये सब मैं करता था उन 4 दिनों में। ठीक है, तो ऐसा मेरा स्केड्यूल चलता था। तो आई वॉज क्लियरली नॉट सीरियस अबाउट जेई, लेकिन क्योंकि मेरा पहले से काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन था ना, 10th में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था एनसीईआरटी लेवल पे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। मतलब मॉक टेस्ट वगैरह में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे कंसिस्टेंटली। सो एवरीवन वाज लाइक ओके, किसी को पता भी नहीं था मेरे कोचिंग वालों को कि वो मुझे डांटे कि ये क्या कर रहे हो। तो इस तरह से चलता रहा। एनएसईपी आया, ओलंपियाड्स कंडक्ट हुए, और मैंने फिजिक्स ओलंपियाड और एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड दोनों का स्टेज 1 क्लियर कर लिया। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में मेरी ऑल इंडिया 3rd रैंक आई थी, मतलब मार्क्स के बेसिस पे 3rd हाईएस्ट स्कोर था मेरा, 197 मार्क्स आए थे 240 में से। और फिजिक्स ओलंपियाड भी मैंने क्लियर कर लिया था। तो बड़ी खुशी हुई यार कि इस बार किया है, अब सेकंड स्टेज की तैयारी करेंगे। और धीरे धीरे क्लास 11th एंड हो रही थी और मैंने सेकंड स्टेज की तैयारी करी। बहुत सारी चीज़ें मैंने करी सेकंड स्टेज के लिए। इरोडो मैंने वापस से सॉल्व करी, क्रोटोव एक बुक आती है वो मैंने सॉल्व करी, क्रेस्निक हॉलिडे क्रेन का रिवीजन किया, एचसीमा तो मैंने पहले करी हुई थी। तो ऐसे ऐसे हुआ और मैंने अपना फिजिक्स ओलंपियाड स्टेज 2 दिया। फिर क्या हुआ, उसका रिजल्ट आया और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ और उस समय मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हुआ। मुझे ये लगा क्लास 11th खत्म हो गई। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहा था, रेजोनेंस उस समय काफ़ी बड़ा कोचिंग हुआ करता था, अब तो थोड़ा सा डाउन आया है वैसे, लेकिन उस समय 2015-16 की बातें हैं। एट दैट टाइम रेजोनेंस वाज लिटरली प्रोबेबली द बिगेस्ट कोचिंग सेंटर इन इंडिया। तो तब बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ते थे और उसमें मेरी रैंक टॉप 5 में कंसिस्टेंटली टॉप 5 टॉप 10 में रहती थी। टॉप 10 में तो रहती थी राइट, 6 7 8 तो आती थी। तो इसलिए जेई प्रिपरेशन वाज गोइंग ओके, बट मुझे पता था कि मेरा लेवल इतना कम नहीं है, मेरा लेवल इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। क्योंकि तुम समझो ना कि तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा ना मेरा लेवल देख के कि यार ये बच्चा आईआईटी में डेफिनेटली जाएगा। तो मुझे भी पता था और मेरे टीचर्स को भी पता था कि कल्पित की रैंक अच्छी आएगी। अब उसमें कितनी आएगी वो चीज़ मेरे ऊपर थी राइट। तो अभी तक मैं उतना ज़्यादा अपना एफर्ट दे नहीं रहा था जेई को, मैं अभी तक पूरे टाइम ओलंपियाड्स के पीछे भाग रहा था। मुझे बहुत उस समय अजीब लगा यार कि ये क्या चल रहा है। मैंने अपने पूरे 2 साल से मैं ओलंपियाड के पीछे इतनी तैयारी कर रहा हूँ। आई नो कि वो मेरे लिए वैसे भी एक क्लास आगे था, मतलब इट वॉज सपोज टू बी गिवन इन क्लास 12th, आई वॉज गिविंग इट इन क्लास 10th एंड 11th, बट स्टिल इतनी मेहनत करो और कोई गोल नहीं मिलता तो बहुत आपको लगता है यार ये मैंने क्या किया, इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, कुछ और कर लेता इतनी देर में। इस तरह की चीज़ें आई दिमाग में। एंड दैट ईयर आरएमओ के लिए भी मैं अपीयर नहीं हो पाया था बिकॉज उसका सेंटर लास्ट टाइम पे शिफ्ट हो गया था दूसरे सिटी में। तो वापस से कोई सक्सेस मिली नहीं, कोई ग्लोरी मिली नहीं 11th क्लास में और बहुत दुख हुआ मुझे। क्लास 11th ओवर हुई। क्लास 11th के बाद ब्रेक आया 11th और 12th के बीच का, और उसके अंदर मैंने अपना जेई मटेरियल वापस से पूरा रिवाइज किया। ए दास गुप्ता एक बुक आती है जो बहुत अच्छी है, वो मैंने सॉल्व की। केमिस्ट्री के अंदर भी मैंने पी बहादुर वगैरह अच्छे से वापस से सॉल्व करने की कोशिश की। मेरा रेजोनेंस का सारा स्टडी मटेरियल वापस से मैंने कंप्लीटली रिवाइज किया राइट। इस तरह की चीज़ें की और थोड़ा बहुत मैंने हायर लेवल का फिजिक्स भी पढ़ा, थोड़ा बहुत रिलेटिविटी और कॉलेज लेवल की कुछ बुक्स मैंने पढ़ने की कोशिश की। ठीक है, तो ये था 11th और 12th के ब्रेक के बीच में। लेकिन अभी तक ओलंपियाड वगैरह के रिजल्ट वैसे आए नहीं थे। मैंने तुम्हें एडवांस में बताया कि ऐसा हुआ, लेकिन जब ओलंपियाड का रिजल्ट आया ना उसके बाद यार मुझे ऐसा लगा यार कि क्लास 12th अब आ गई है, ओलंपियाड में तो कुछ हो नहीं रहा है, अब हमें जेई पे फोकस करना चाहिए। और यहाँ से तुम कह सकते हो कि मैंने जेई प्रिपरेशन सच में चालू करी। इससे पहले मैं नहीं कर रहा था जेई की प्रिपरेशन ज़्यादा। ठीक है, इस समय तुम कह सकते हो कि मैंने प्रॉपरली जेई प्रिपरेशन चालू करी थी। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए करी कि यार पहले ओलंपियाड डुबा दिया, अब ऐसा नहीं कि जेई भी डूब जाए। ठीक है, जैसे कि चैंपियंस लीग अगर नहीं जीत पा रहे हो तो ला लीगा भी बॉटल ना कर दें, जो लोग फुटबॉल देखते हैं उनके लिए, वैसी एक सीन बन गई थी। इसलिए अब हमने इसकी तैयारी शुरू की। अब क्लास 12th में मैं एकदम सीरियसली जेई के लिए तैयारी शुरू करा था मेरे फुल पोटेंशियल पे। आई नो अभी तक जो मैंने किया वो आप में से कई लोगों के लिए ऑलरेडी एक बड़ा ड्रीम है, लेकिन मेरे लिए वो छोटी चीज़ थी। मतलब मैं जिस लेवल का बच्चा था मेरे लिए वो सब अचीवमेंट इतने नहीं बड़े रखते थे। तो अब मैंने बहुत सारी बुक्स मंगाई, मैंने सोलोमॉन्स मंगाई, जेडीली मंगाई, अरिहंत का भी आई थिंक एक मैंने मैथमेटिक्स का पैकेज मंगवाया था, बहुत सारी चीज़ें मंगवाई और जेई के पीछे में एकदम से हाथ धो के पड़ गया कि अब तो जेई करेंगे। ओके, धीरे धीरे मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट हुआ, काफ़ी रैंक मेरी बूस्ट होती गई। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी मेरी 1-2 बार आई थी इसके अंदर मेरे कोचिंग के मॉक टेस्ट वगैरह में।
एंड आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल। सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह मेरे धीरे धीरे अच्छे हुए, और जो भी चीज़ें मुझे लगता था कि मेरी प्रिपेयर नहीं है अप टू व्हाट आई वांट, आई वॉज प्रिपेयर्ड अप टिल दैट लेवल नाउ। मतलब मुझे अपने लेवल पे जो चाहिए थी ना कि यार खुद की एक संतुष्टि होती है कि दिस इज द लेवल आई वांट ऑफ माई प्रिपरेशन, नाउ आई वॉज स्लोली अचीविंग दैट काइंड ऑफ अ लेवल। अब धीरे धीरे फिर इस साल के ओलंपियाड्स भी कंडक्ट हुए, एंड मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी तीनों के ओलंपियाड्स क्रैक किए, तीनों में बहुत अच्छा स्कोर भी किया। और एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में अगेन आई वाज प्रोबेबली ऑल इंडिया सेकंड और थर्ड, ऐसी कुछ अच्छी सी रैंक आई थी मेरी। और फिर मैं वापस से ओलंपियाड स्टेज 2 देने गया, ये लगभग जनवरी की बात है, मतलब जेई आपका लेट से अप्रैल में, तो जनवरी की बात है। मैंने एग्जाम्स दिए, और इस बार तो मुझे पूरी तरह से श्योर था कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा फिजिक्स ओलंपियाड में, बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा नॉलेज हो चुका था अब तक तो कि भाई अब तो इंटरनेशनल पेपर वगैरह तक की प्रैक्टिस करके चला गया था, एंड आई वाज स्कोरिंग रियली वेल इवन इन दोज पेपर्स, इंटरनेशनल के पेपर्स वगैरह में, राइट। तो मैंने दिया पेपर, और इस बार ओलंपियाड के रिजल्ट बहुत ज़्यादा वापस से हार्ड ब्रेकिंग थे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के एग्जाम में आई थिंक मेरा कट ऑफ से 4 मार्क्स कम आए थे 100 में से, ओके। फिजिक्स ओलंपियाड में आई थिंक 1.5 मार्क्स कम थे मेरे कट ऑफ से, और एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में हालांकि मेरे 91 मार्क्स आए थे 100 में से, ओके। एंड दिस वाज लाइक द थर्ड हाईएस्ट स्कोर इन इंडिया इन सेकंड लेवल। तो इट वाज अ बेटर स्वीट थिंग। एक तो है कि आपने सेकंड लेवल ओलंपियाड में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और आपने जो आपका मेन गोल था वो वापस से अचीव नहीं हुआ, तो एक बार वापस से ओलंपियाड बॉटल कर दिया मैंने। और उसके बाद मेरी प्रिपरेशन मैं कहूँगा थोड़ी सी डाउन हो गई, थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो गया था, क्योंकि ये रिजल्ट आया था लगभग मार्च के आसपास, ठीक है। तो जेई मेरा अप्रैल में था, और ये रिजल्ट फरवरी या मार्च के आसपास कहीं आया था। तो आप अगर किसी चीज़ के पीछे बहुत आपका वो होता है ना, क्योंकि मेरे लिए जेई कभी बड़ी चीज़ नहीं थी, मतलब मुझे पता था कि मैं आईआईटी कर ही लूँगा, मुझे पता था मैं आईआईटी बॉम्बे आ ही जाऊँगा कुछ भी हो जाए। आई वाज श्योर कि 500 में तो मेरी रैंक फिक्स है, ठीक है। और ये सबको पता था, मेरे टीचर्स को भी। मेरे लिए बड़ी चीज़ थी कि मुझे ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, इट वाज माय ड्रीम, ओके। और मुझे काफ़ी मलाल है आज भी कि यार मैं वो चीज़ नहीं कर पाया, है ना। तो ऐसा होता है ना कि आपके नसीब में अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो वो आपको नहीं मिलती है, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, ओके। तो इस तरह का एक सीन बन चुका था कि चैंपियंस लीग हमें नहीं मिली, कितना भी हमने ट्राई कर लिया नहीं हो पाया, ठीक है। वैसी वाली एक बात तुम समझ सकते हो, ठीक है। थोड़े ज़्यादा ही फुटबॉल रेफरेंसेस हो गए हैं वैसे क्रिकेट वाले देश में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे आ गए थे, जेई मेन आने वाला था, और ठीक है लास्ट टाइम में थोड़ा सा मैं स्लैक कर रहा था, थोड़ा बहुत तो डिमोटिवेटेड भी था ओलंपियाड की एंड के बाद, क्योंकि दिस वाज माय लास्ट चांस कि क्लास 12th हो गई यार, अभी तक एक भी ओलंपियाड मेडल नहीं मिला, इतना टैलेंटेड होने के बाद, इतनी तैयारी होने के बाद, इतना डेडिकेशन होने के बाद नहीं जा पाए, बहुत बुरा लगा। इवन एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के कैंप में मैं जाके एक एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में मेडल जीत सकता था, उसमें तो मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी थी, ऑल इंडिया रैंक 3rd भी आई थी, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरा जेई प्रिपरेशन था, इसलिए मैं गया ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। कैंप अटेंड ही नहीं किया मैंने, मतलब जो टीम सिलेक्शन वाला राउंड होता है ना जिसमें इंडिया की टीम सिलेक्ट होती है, आई डिड नॉट अटेंड दैट राउंड। नाउ बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कर रहा था तब, मैंने तब गिव अप कर दिया था, मैंने सोचा था भाड़ में जाए सब, मुझे नहीं करना कुछ भी, मतलब पढ़ रहा था बट ठीक है, इतना वो चला जाता है ना यार, अब इतने साल से किसी चीज़ की तैयारी करो फिर उसमें आपका हुआ ही नहीं तो अजीब सा हो जाता है। एंड आई बेसिकली डिड नॉट प्रिपेयर मच इन द लास्ट फ्यू डेज। बोर्ड एग्जाम्स जैसे तैसे निकले, और लास्ट में जब जेई में 1 हफ्ता बचा था, और इसके बाद का पार्ट मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है जो काफ़ी पॉपुलर भी है, कि हाउ आई स्कोर 360 वाली। मैंने अपने एक सर से बात की, मैंने उनको बोला कि सर यार मैं इतने साल से पढ़ रहा था, लेकिन अभी लास्ट के 2-3 हफ्तों से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ज़्यादा, और मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता मेरा जेई में अच्छा स्कोर आएगा, बिकॉज मैंने इतने सारे एग्जाम्स अभी एक साथ है, वो मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि कल्पित, एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, उन्होंने ये लाइन बोली जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने ये बोला कि विराट कोहली एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो सालों से बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर उन्होंने 1-2 महीने लेट से इंजरी की वजह से प्रैक्टिस नहीं की, और फिर उन्होंने टेस्ट मैच खेला या कोई भी मैच खेला, क्या वो उसमें सेंचुरी नहीं लगा सकते हैं? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि तुम भी वैसे ही हो, तुम इतने सालों से इतने एग्जाम्स टॉप कर चुके हो, तुम एनटीएससी में टॉपर रहे थे, केपीवाई स्कॉलर रहे हो, और आईजे से तुमने निकाला हुआ है, फिजिक्स ओलंपियाड तुमने क्लास 11th में क्लियर किया था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास इतने सारे अचीवमेंट्स है, तो यू शुड नॉट गिव अप, तुम बहुत अच्छा करोगे जेई के अंदर, एंड यू विल डेफिनेटली डू वेल, ओके। तो फिर मैंने फ़ोन रखा, और यार लास्ट के वीक में मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर फिर मैं पढ़ रहा था, और मैंने पूरा सिलेबस वापस से एक बार रिवाइज कर लिया लास्ट के 1 वीक में, एंड आई वेंट फॉर जेई मेन, ओके। जेई मेन मेरा हुआ, और उसमें मैंने एक्सपेक्टेशन देखो 300 मार्क्स की करी थी 360 में से, 360 का पेपर होता था तब, 90 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 300 आ जाए तो भी बहुत है। एंड पेपर हुआ, फुल मार्क्स आए, रिजल्ट वगैरह आया, एंड काफ़ी अच्छा एक माहौल बना। और
वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। पता है क्यों? क्योंकि मैं पूरे अपनी ज़िंदगी में ग्लोरी चेस कर रहा था कि यार मुझे कब सक्सेस मिलेगी। मुझे पता है, ठीक है, तुम बोलोगे कि अरे तुमने इतने सारे एग्जाम्स किए, वो सक्सेस ही है, ठीक है, बट मेरे लिए डेफिनेशन ये थी यार कि मुझे कहीं पे बड़ा रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक चाहिए किसी एग्जाम में। मैंने, ठीक है, डिफरेंट एनटीएससी में स्टेट रैंक 1 थी, एस्ट्रोनॉमी में मेरी 3rd रैंक, ठीक है वो सब, लेकिन मेरे को फर्स्ट रैंक चाहिए थे किसी चीज़ में, एंड इट वॉज माई ड्रीम। वो मुझे चाहिए था, एंड फाइनली वो चीज़ हुई, और एक हिस्टोरिकल वे में हुई, ठीक है, क्योंकि उस समय तक जेई मेन में फुल मार्क्स 360 वाले पैटर्न में तो कभी भी नहीं आए थे ना, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद तो वैसे मार्क्स देने ही बंद कर दिया, ऑफिशियल नहीं देता है एनटीए मार्क्स, जहाँ तक मुझे पता है ना, तो एक अच्छी चीज़ लगी। इवन बेटर हुआ, वो ओलंपियाड्स के अंदर सेलेक्ट होने से ज़्यादा बेटर हुआ, क्योंकि अगर मैं लेट्स से फिजिक्स ओलंपियाड में जाके गोल्ड मेडल भी जीत जाता, या एस्ट्रोनॉमी में तो मैं चलो कैब में भी जा रहा था, अगर मैं वो करके लेट्स से आई इवन वेंट टू द टीम एंड आई वॉन अ गोल्ड मेडल, तो वो चीज़ कितने ही लोग कर चुके हैं। इट वुड नॉट हैव बीन समथिंग हिस्टोरिकल, इट वुड हैव नॉट गिवन मी द काइंड ऑफ फेम विद जेई रिजल्ट हैज़। तो एक फाइनली सर्कल कंप्लीट हुआ था कि सालों की मेहनत का एक एंड में अच्छा रिवॉर्ड मिला था, एंड इट मेड मी रियली हैप्पी, इट मेड माई पेरेंट्स वेरी प्राउड, इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। और उस समय चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई थी, बाद में होती हैं, बट इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट। और उसके बाद ये हुई, ये लगभग अप्रैल के एंड में हुआ था ये रिजल्ट वाली चीज़, और फिर मेरे पास जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए 2 हफ्ते बचे थे। तो अब ये 2 हफ्ते मैंने अपनी पूरी एफर्ट लगाई थी। कई लोग ऐसा समझते हैं कि मैंने जेई मेन के बाद नीचे कर दिया था कि वाह अब तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं था, अब तो और ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस खुद की भी बढ़ गई थी, क्योंकि इतने दिन तक मैं ऑल इंडिया रैंक 30-40 के सपने देख रहा था, और सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि 30-40 ही आप सोच सकते हो, आपकी रैंक फर्स्ट आएगी, इट इज़ नॉट इन योर हैंड, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर लक एंड योर फाइनल डे, राइट। सो अब मेरा ग्रीड बढ़ गया था, आई वॉज नाउ चेजिंग रैंक 1 कि अब तो मुझे एडवांस पे भी टॉप करना है, और अब तो पता नहीं भाई एडवांस भी टॉप करना है, मतलब ऐसा मूड हो जाता है। और लेवल तो था ही मेरा उस समय इतना, तो मैं बहुत ज़्यादा उस समय शायद आई थिंक प्रेशराइज थोड़ा हो गया था मे बी, बट मैंने पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा की थी, मतलब इतने सारे मॉक टेस्ट मैंने किए थे एडवांस के, क्योंकि अब कुछ भी होगा तो वो पब्लिक फेलियर होगा, ठीक है। अभी तक तो ठीक है, कल्पित को कौन जानता है, लेकिन अब सब जानते हैं, नाउ यू कैन नॉट फेल, ओके। तो मैंने एडवांस दिया, और एडवांस मेरा जब मैं सेंटर पे गया, इवन देयर एवरीवन वाज लुकिंग एट मी, एंड उस समय काफ़ी फेमस था मैं उदयपुर पे, एंड तो बहुत ही अजीब सीन बन गया था। इवन मेरे इन्विजिलेटर ने आके पूछा कि तुम कल्पित हो ना, तो थोड़ा अजीब लगता है एग्ज़ाम के टाइम पे ये सब जब हो रहा होता है ना, जब आप 17 साल का था तब मैं। सो देन एग्ज़ाम हुआ, और अच्छा हुआ मेरा एग्ज़ाम, ठीक है। 303 मार्क्स आए थे मेरे 360 में से, और मुझे जितना चाहिए था उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म मैंने किया। मैं सोचा था कि भाई 300 क्रॉस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, 300 क्रॉस हुआ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। आंसर की जब रिलीज हुई उसमें 6 क्वेश्चंस को बोनस कर दिया, ठीक है, 6 क्वेश्चंस को बोनस कर दिया जेई एडवांस के पेपर के अंदर। अब वो क्वेश्चंस जो थे उनमें से एक क्वेश्चन बोनस होना चाहिए था, बाकी सारे क्वेश्चंस बोनस होने ही नहीं चाहिए थे, उनको बिन मतलब बोनस किया गया था, ठीक है। काफ़ी बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ इसके खिलाफ। इवन मेरे एक बैचमेट है जो भी आईआईटी बॉम्बे में, लेकिन उस समय वो भी मेरे साथ एस्पिरेंट थी, उसने तो केस भी किया, ठीक है, केस किया, कोर्ट तक एक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन फाइनली कुछ हुआ नहीं। और इससे मेरी रैंक को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ, क्योंकि जो मेरा स्कोर था उसमें से लगभग 22-23 नंबर बिन मतलब के, मतलब ऐसा हो गया ना कि यार वो क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी सही थे, लेकिन बाकी बच्चों को वो बोनस मिल गया जिनका गलत था, तो एक तरह से मार्क्स ऊपर नीचे हो गए ना। तो इस मिस्टेक की वजह से मेरी रैंक जो 30 to 40 एक्सपेक्ट हो रही थी सबको, क्योंकि 300 स्कोर अगर 360 में से आता है जेई मेन में, जेई एडवांस में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी 20 के अंदर रैंक आ जाती है। इवन आई थिंक लास्ट ईयर तो टॉप 10 या फर्स्ट रैंक के भी नहीं आए थे इतने मार्क्स, जहाँ तक पता नहीं, मतलब मुझे याद नहीं है, मतलब 2016 के अंदर मुझे याद है कि 300 केवल 1-2 बच्चों ने क्रॉस किया था। तो मेरी रैंक आई फाइनली 109। अब ठीक है, मुझे वो रैंक पता है बहुत अच्छी है, मुझे उसका कोई मलाल नहीं है, 122 सीट से आईआईटी बॉम्बे सीएसई में, ठीक है, मैं अगर नहीं भी होता तो भी वहाँ पहुँच जाता, ठीक है, मुझे पता है। बट ओवरऑल मुझे काफ़ी एक सेटिस्फैक्शन हुई मेरी प्रिपरेशन से कि आप जेई मेन जेई एडवांस दोनों में मैं अच्छा कर पाया, मेरे ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे जा पाया, अब तो ग्रेजुएट भी हो गया, तो पूरी तरह से एक फुल सर्कल बन चुका है अब ये, ओके। और जो मैंने लाइफ लेसन सीखे हैं इस पूरी जर्नी के थ्रू, उन सभी को मैं इस चैनल के थ्रू शेयर करता हूँ, और इसीलिए मैंने चैनल खोल रखा है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि यार तुम ग्रेजुएट हो गए हो, अभी तक क्यों इन पे वीडियोस बनाते हो? इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो जूनियर्स हैं उनको मैं हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। इससे मैं कोई फाइनेंशियल गेन इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ। तुम देखोगे चैनल पे ऐड भी मैं केवल एक स्टार्टिंग में, वो भी यूट्यूब ज़बरदस्ती लगाता है इसलिए लगवाता हूँ, बाकी मैं बीच में एड्स कभी नहीं डालता वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये सब मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। मेरा जो बचपन का जो फॉर्म है, आप में से कई लोगों में वो एग्जिस्ट करता है। आई वॉन्ट यू टू नो दैट कि क्या आपको करना चाहिए, ओके। इवन मेरे जो कोर्सेज हैं जेई के, ओलंपियाड्स के, एनटीएससी के, नीट के, वो सब इसीलिए बने हुए हैं कि यार मेरी जो जर्नी थी, मैंने जो चीज़ें सीखी उसको मैं आपको बता पाऊँ।
क्योंकि वो कोर्सेज जो मैंने बनाए थे लगभग साल भर हो गया अब तो उनको, तब मुझे वो इन्फॉर्मेशन फ्रेश है, लेकिन लेट्स से 10 साल बाद शायद वो फ्रेश नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने ये सब अभी से यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट कर लिया, एकेडबूस्ट पे डॉक्यूमेंट कर लिया, कोर्सेज बना दिए ताकि आप लोग उससे सीख पाओ और जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं वो आपकी भी हो सके, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, आई नो इट इज़ अ बिट लॉन्ग एंड आई होप पसंद आई हो यार, है ना। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, मुझसे कम्युनिकेट करना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर जेईई एस्पिरेंट हो, स्पेशली ओलंपियाड एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, एकेडबूस्ट ज़रूर देखना। वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जिनको मैंने या तो पढ़ाया ही है या फिर मैंने उनको डिज़ाइन किया है। सो या ये थी मेरी जर्नी, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। आई डोंट थिंक देयर इज मच एल्स विच आई शुड बी सेइंग राइट नाउ। बाकी चीज़ें आईआईटी की कहानी कभी बताएंगे, और बाकी मैंने और भी वीडियोस बना रखी है इस तरह की मेरी लाइफ पे। तो एक दो वीडियोस मैं रिकमेंड करूँगा, एक आप वो वाली ज़रूर देखना कि हाउ डिड आई स्कोर 360 वाली वीडियो, वो एक अच्छी वीडियो है। एंड एक और वीडियो आप वो देख सकते हो कि व्हाट हैपेंड आफ्टर आई गॉट रैंक 1, तो उस सब पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड आई होप सम ऑफ यू गॉट इंस्पायर्ड एंड आई होप कि कोई बच्चा ये वीडियो देख के पढ़ाई करेगा, स्पेशली अगर कोई छोटा बच्चा है, एंड ही विल ऑल्सो प्रोबेबली अचीव सिमिलर सक्सेस और मे बी अ बेटर सक्सेस, एंड आई होप इट हैपन्स, है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।